दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू गुप्ता जी। आपने भी सोच लिया कि अभी पूछेंगे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, इसलिए पहले ही बता दी जाए। सही पहचान। बहुत बढ़िया लगा सर। अभी ये वीडियो बहुत मजेदार। बहुत ज्ञानवर्धक है सर। सर और ये वीडियो मिलेगा क्या? वीडियो हाँ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी चैट में भी डाल देंगे और ग्रुप में भी दे देंगे पूरा वीडियो। देखिए, ये जी जी वीडियो सर। किसी एक व्यक्ति का नहीं है कि वो अपने मन से कुछ भी कह ले। ये बहुत सारे न्यूज चैनलों का है। उन्होंने काफी जी जी। अध्ययन किया है, तब जाकर के ये बनाया है। और ये बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। तो आने वाला समय ही ब्लॉकचेन का है, आप देख पा रहे हैं। और इसी पे जोर दे रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपनी ब्लॉकचेन बना ली है। जिस समय लोग कोरोना में से जूझ रहे थे, उस समय भारत सरकार ने अपनी ब्लॉकचेन का ओपनिंग की थी। लेकिन वो ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए है। जिसपे कि गवर्नमेंट का एक कॉइन लॉन्च हो चुका है, और उस कॉइन का नाम है ई रूपी। ई रूपी जो कॉइन लॉन्च हो चुका है, उसको आज भी लोग यूज कर सकते हैं और कर रहे हैं। हमने भी काफी यूज किया है। और उसकी जो वैल्यू है, एक तरीके से स्टेबल तरीके से है। उसका फ्लैक्चुएट नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। इंडियन रुपीज 1 रुपए के बराबर एक कॉइन है। और उस कॉइन को ठीक उसी तरीके से देखा जा सकता है, जैसे कि ये कॉइन हुए, उसका भी हैश ट्रांजैक्शन जनरेट होता है। उसका भी वही एड्रेस होता है, उसी तरीके से एड्रेस होता है। होगा कैसे? आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप ई रूपी डालेंगे, सर्च करेंगे। और सर्च करने के बाद में जो भी आपकी बैंक है, उस बैंक का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, और उसमें आप साइन अप कर लेंगे। और साइन अप करने के बाद आप उस ई रूपी को उसमें लोड कर लेंगे। और लोड करने के बाद में क्यूआर कोड है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उन पे आप सेंड भी कर सकते हैं। लेकिन उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? जैसे आपका स्टेट बैंक का है, तो उसे स्टेट बैंक कर रहा है नॉर्मल, लेकिन उसे आरबीआई कर रहा है। ई रूपी को आपके कोई बैंक कंट्रोल नहीं कर रही है। बैंक ने एप्लीकेशन दिया है, बट उसकी कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? सारा कुछ आरबीआई कर रहा है। उसके जो भी कोई कंप्लेंट आप डालेंगे, तो उसका सॉल्यूशन आरबीआई करेगा, ना कि बैंक करेगा। तो इस तरीके से ये चालू हो चुका है। और आने वाले समय में उसका यूज और तेजी से होगा। इससे क्या है कि गवर्नमेंट को बहुत बड़े फायदे होंगे। जो नोट छपते हैं, उन नोटों पे बहुत बड़ा खर्चा बनता है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बनता है, सिक्योरिटी का खर्चा बनता है। वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। इस वजह से ये डिजिटल करेंसी का चलन अब तेजी से बढ़ेगा। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि यार, 2023 में, हाँ 2023 में चालू हो गया था, दिसंबर में। आज हम लोग तक नहीं आ पाया। बड़ी विडंबना की बात है। वो चालू हो चुका है, आप यूज कर सकते हैं, यूज किया है। बट वो पॉपुलर ज्यादा नहीं हुआ है। लोग कम ले रहे हैं, दे रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि डिजिटल पेमेंट चल रहा है। डिजिटल रुपी और डिजिटल पेमेंट में अंतर है। डिजिटल रुपी और डिजिटल पेमेंट में अंतर क्या है? डिजिटल रुपी तो आपका ये ई रुपी हो गया, और डिजिटल पेमेंट हो गया आपका गूगल पे है, फोन पे है। ये एक डिजिटल पेमेंट हो गया, ये डिजिटल रुपी नहीं है। तो इस तरीके से अ, समय लगता है किसी भी चीज को पब्लिक में पूरी तरह से आने में। ठीक इसी तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन भी आएगा। लॉन्च है, सारा कुछ है। लेकिन एक फ्रिक्वेंटली जो होता है ना, उसमें समय लगता है। अभी बहुत सारी चीजों की तैयारी चल रही है, रेगुलर चल रही है, होती जाएंगी और चलती रहेंगी। कभी बंद नहीं होते हैं, अपडेट हमेशा होता रहता है। तो ये अपडेट चलता रहेगा। दोस्तों, अभी भी हम
कैलकाटा में है, जैसा कि आपको बताया था। 25 तारीख को मैं आ गया था यहाँ सुबह, और 25 को पूरे दिन मीटिंग की थी, 26 को की थी, और कल 27 को भी थी। 27 वाली मीटिंग थी, काफी इफेक्टिव रही थी। वहाँ दो सेशन रहे थे। एक एक रहा था 10 बजे, 10:30 बजे से लेकर के और 1 बजे तक, और एक रहा था 1:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक। दो सेशन रहे थे। ये हाउसफुल था, और ये वाला जो सेशन था ये ओवरफ्लो था। पूरा हॉल भरा हुआ था, कोई सीट नहीं थी। लोग भी बाहर खड़े हुए थे। यानी लोग सीखना चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि हाँ क्या है। यहाँ ऑर्गेनाइज करने वाले थे वो SK गोलम थे, जिन्होंने इसको जो ऑर्गेनाइज किया था। और काफी अच्छा उनका बिजनेस जा रहा है SK गोलम का। तो ये सब सारी चीजें हैं। अभी भी अजीत सर जयपुर में हैं, जैसा कि बताया था। और भी लीडर्स हैं, कोई कहीं पर कोई कहीं पर, ये सब कुछ कर रहे हैं। कहते हैं ना कि बिल्कुल ओपन होकर के ये सब सारी चीजें होना शुरू हो चुके हैं। मई के लास्ट तक, हो सकता है कि मई के लास्ट में हो या जून के फर्स्ट में हो, कभी भी। यानी एमएसटी ब्लॉकचेन का आपको क्या मिलेगा? एमएसटी ब्लॉकचेन का, एक सेकंड। एमएसटी, जैसे आज ये चल रहा है, मीटिंगें चल रही हैं, आपने देखा होगा कि शहर बाई शहर जो लीडर अपना बड़ा करना चाह रहे हैं वो अपना लगे हुए हैं, सपोर्टिंग कर रहे हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन का मई या जून में हेड ऑफिस का शुरुआत हो जाएगी। कहाँ पर? पुणे में। करीब लगभग 4-5 हजार स्क्वायर फीट का बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी अप्रैल में ही जो लोग गए थे, टाइम नहीं मिल पाया था। और फिर वहां अभी कोई खास ऐसा नहीं था कि कोई बोर्ड हो या हो, केवल हॉल था, लेकिन उसमें पार्टीशन होकर के वो डेवलपर टीम के लिए, कॉलिंग के लिए, और स्टाफ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, वो सब सारी चीजें तैयार हो रही हैं। लोगों का ये कहना है कि ये हेड ऑफिस पुणे में बनना है, तो क्या हर शहर में ब्रांच ऑफिस बनेंगे? मेरे दोस्तों, ब्रांच ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कहाँ काम कर रहे हैं? हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम है। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ सारा काम किससे हो जाता है? सारा काम डिजिटल तरीके से हो जाता है। तो इसीलिए हर जगह पे ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें अपना व्यक्तिगत ऑफिस टाइप से बना सकते हैं, लेकिन वो पब्लिकली होगा। तो पब्लिकली तो आप अपनी टीम के लिए, अपने लिए कर सकते हैं। आम जनता के लिए आप उस ऑफिस को नहीं कर सकते। और एमएसटी ब्लॉकचेन को हर जगह जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो जो होता है, इसकी जो सर्विस है, टोटल सर्विस डिजिटल तरीके से हर किसी को मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी मेन सर्विस क्या है? मेन सर्विस है कस्टमर सपोर्ट। तो कस्टमर सपोर्ट कहाँ से हैंडल होगा? कस्टमर सपोर्ट हैंडल होगा हेड ऑफिस से। तो इसका चल ही रहा है। और दोस्तों, फिर आप लोगों के लिए बता दें कि कैलकाटा के अंदर आज, यानी 28 तारीख हो गई। आज 28 तारीख में जो लोग मिलना चाहते हैं वो आज मिल सकते हैं। मैं किस जगह पे हूँ? मैं हूँ यहाँ लेक मॉल है। लेक मॉल के गेट नंबर 7 के सामने लेक होटल है, उसी में। ये दे दिया है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, अपने अपने से कांटेक्ट करके आप अपने लोगों को मुलाकात करा सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और है। वो क्या है? कि 29 अप्रैल, ये ध्यान करो, 29 अप्रैल 2025 को, यानी अगर देखा जाए 29 अप्रैल कब पड़ेगी? 29 अप्रैल पड़ेगी कल। और कल कोलकाता में आपको मौका मिल रहा है एमएसटी ब्लॉकचेन के नन अदर, एक ही एचओडी हैं,
एचओडी सर उनसे मिलने का। फिर समझिए, 29 तारीख को, कल, आप एमएसटी ब्लॉकचेन के एचओडी सर से मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया दिया है डिस्ट्रीब्यूटर एंड एवब के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका है कलकत्ता में, इसलिए उसको कंट्रोल किया गया है डिस्ट्रीब्यूटर एंड एवब। यहाँ लोग 300-300 किलोमीटर दूर से उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो किस लिए आ रहे हैं? वो आ रहे हैं अपनी एक प्लानिंग के लिए। वो आ रहे हैं उनसे एक भरोसा लेने के लिए। वो आ रहे हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। लोगों ने ट्रेन से टिकट बुक कर दी है, बहुत लोगों के फोन आए थे। और किसी ने कोई टाइम लिया, किसी ने कोई टाइम लिया, कोई कह रहा है कि मेरे 5 डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे 10 डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं। इस तरीके से लोग एचओडी सर से मिल रहे हैं। और एचओडी सर पहली बार, फिर मैं बता देता हूँ, एचओडी सर पहली बार यानी पर्सनल मीटिंग के लिए निकले हैं। वो भी कोलकाता से शुरुआत हुई है। दोस्तों, आप भी अपने प्लानिंग सेट करिए। आप किस लेवल पे हैं? आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब फ्रेंचाइजी हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बड़ा होता है, उसी हिसाब से आपका क्राइटेरिया बड़ा होता है, उसी हिसाब से आपकी इनकम भी बड़ी होती है। उसके लिए आप अपनी प्लानिंग सेट करिए। क्योंकि इस जगह पर आप, कोई व्यक्ति कहीं सैलरी पे काम कर रहा हो। देखिए, एक व्यक्ति सैलरी पर्सन है, यहाँ से सैलरी पर्सन है, और एक व्यक्ति है अपना बिजनेस कर रहा है, और एक व्यक्ति यहाँ एमएसटी कर रहा है। अंतर आप समझिए यहाँ, अंतर आपको क्या मिलेगा। देखिए, ये चीज आगे अगर समझ में आ गई तो सारा काम हो जाएगा। यहाँ आपको समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति सैलरी यानी जॉब कर रहा है, वो व्यक्ति तैयार होकर के घर से 7 बजे निकलता है और रात को 11 बजे पहुंचता है, 10 बजे, 11 बजे, जो भी उसका टाइम है, 5 बजे, 6 बजे, जितने घंटे की ड्यूटी है। लेकिन एनी हाउ इस सैलरी पर्सन को ड्यूटी करनी होती है, तभी इसे क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। सैलरी लेने के लिए इस व्यक्ति को काम करना ही पड़ता है। अब कोई बिजनेसमैन है, किसी का शोरूम है, किसी की दुकान है, इस व्यक्ति को सुबह जाकर के उसे ओपन करना होता है और वहां बैठना होता है। ग्राहक आए या नहीं आए, फिर भी इस बिजनेसमैन को जाकर के वो बैठना होता है, क्योंकि ग्राहक देवता होता है। और वहां जाकर देवता का इंतजार करता है कि कब मेरे पास आए। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्थितियों में क्या है, ये भी काम कर रहा है डेली, नॉन स्टॉप। चाहे घर पर रिश्तेदार बैठा होगा उसे छोड़ के जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा? ये जाएगा, जॉब पे जाएगा ही जाएगा, तभी इसके घर में पैसा आएगा। ये बिजनेसमैन है, ये भी अपना काम करेगा, तभी इसके घर में पैसा आएगा। और हम सोचते हैं कि एमएसटी में कुछ नहीं करें और पैसा आ जाए, तो देखो, पैसा ऐसे नहीं आता। यह काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस जगह पे आपको फ्रीडम कहाँ मिल रहा है? इस जगह पे फ्रीडम ये मिल रहा है कि जरूरी नहीं है आप डोर टू डोर जाओ। आप अपनी प्लानिंग सेट करो, कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोगों को समझाना है, कितने लोगों के समस्या है, कितने लोगों से परिचय कराना है, कितना क्या है, ये प्लानिंग भी आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन करिए इस तरीके से जैसे सैलरी पर्सन कर रहा है, डेडिकेशन के साथ में। ये बिजनेस पर्सन कर रहा है डेडिकेशन के साथ में। इसी तरीके से आप ये डेडिकेशन के साथ में आप यहाँ करिए। आप यहाँ जो टाइम डाल रहे हैं, यहाँ जो टाइम डाल रहे हैं, उसका मात्र मात्र 50% आप यहाँ टाइम डालेंगे, और आपकी इनकम यहाँ से जो हो रही है, उस इनकम से आप यहाँ प्लस करेंगे। क्योंकि
बहुत लोग ये कर चुके हैं। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए वही है जो एक LIC का एजेंट जो काम करता है, वही काम आपको यहाँ करना है। यहाँ क्या करना है? यहाँ जो फील्ड ऑफिसर काम करता है, वही यहाँ काम करना है। यह क्या करना है? जो यहाँ DO काम करता है, वही काम यहाँ करना है। यहाँ क्या करना है? जो किसी कंपनी का जो मैनेजर काम करता है, वही काम आपको यहाँ करना है। यानी LIC के एजेंट का मतलब है कि आप यूजर हैं, आप उस तरीके से काम करिए। फील्ड ऑफिसर का मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके साथ में बहुत सारे यूजर आगे होंगे, आप उस तरीके से काम करिए। DO का मतलब, डेवलपमेंट ऑफिसर का मतलब ये है कि आप यहाँ सब फ्रेंचाइजी है, तो आपके नीचे कई फील्ड ऑफिसर होंगे, आप उस हिसाब से काम करिए। आप यहाँ मैनेजर हैं, आप ये मान के चलिए फ्रेंचाइजी होल्डर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी मैनेज कर, DO को भी मैनेज कर रहे होंगे, फील्ड ऑफिसर को भी कर रहे होंगे, इनको भी कर रहे होंगे, इस तरीके से आप। ये मैं एक आपको जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि यानी आपके पास में जैसे जैसे लेवल बड़ा होता है, आपका क्राइटेरिया बड़ा होता है, आपकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, आपका मैनेजमेंट बढ़ जाता है, और जो भी आपके साथ ग्रुप है, प्लीज उस ग्रुप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र है। क्योंकि हम किसी को सैलरी नहीं दे रहे, तो वो हमारे उस हिसाब से काम करे। हमारा आपका काम क्या है? एक मैनेज करना है कि MST ब्लॉकचेन को अगर उसके अंतर्गत जो फ्रैक्शन सेलिंग का जो तरीका है वो बताना है, और उसको या उसकी टीम को एक बात बतानी है कि अगर हम यहाँ से वैलिडेटर बनते हैं तो क्या बेनिफिट लेंगे, और ये बेनिफिट आगे किस तरीके से मिलेगा, और अब बनते हैं तो क्या बेनिफिट मिल जाएगा, हम इंतजार करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर हम बाद में करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा। ये सारा कुछ कल वाला सेशन रिकॉर्डेड है, शायद हो सकता है आप लोगों को मिल जाए, उसमें सारा कुछ खोल के बताया गया है। और फिर भी आप रेगुलर बने रहना, किस दिन क्या आपको मिल जाए नहीं पता, क्योंकि पूरी मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आप एक बात मान के चलिए, किसी भी लीडर की, किसी भी व्यक्ति की एक लाइन होती है ना, वही लाइफ में यू टर्न लाती है। और एक शब्द व्यक्ति का ऐसा होता है, वो 36 का आंकड़ा बन जाता है। शब्दों के अंदर बहुत जान होती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव होते हैं, कौन व्यक्ति किसको रिलेट कर जाए, ये सब सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? मीटिंग में, फंक्शन में, वहां जाकर के आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको क्या देखना है और क्या क्या चीज का रखना है, तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन पे आप फोकस करिए। रजिस्ट्रेशन करा के उनको फ्री में इतना काम करा सकते हैं। फ्री में क्या दिलवाना है आपको? एयर ड्रॉप। जब उसको एयर ड्रॉप मिले, आप अगली बात करिए। फिर क्या दिलवाना है? फिर दिलवाना है फ्रैक्शन दिलवाना है। फ्रैक्शन दिलवाना है, थोपना नहीं है। यानी दोनों चीजों में अंतर है कि एक तो आप थोप के चलेंगे, और एक आप उसको समझा के चलेंगे। थोप के चलेंगे तो आप एक फ्रैक्शन दिलवा पाएंगे, समझा के चलेंगे तो वो बहुत सारे फ्रैक्शन ले सकता है। आगे इनमें बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान दिलवाना है कि रजिस्टर करने के तरीके, पर्चे करने के तरीके, क्या क्या सावधानी रखनी है। वो सब सारी चीजें वैसे तो जूम में बताते रहते हैं,
लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप उनको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। यही काम है, यही ड्यूटी है, जो वो बिजनेसमैन की ड्यूटी थी, जो जॉब कर रहा था उसकी ड्यूटी थी, जो ये काम थे, उन कामों को इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें इस तरीके से रहेंगी यहाँ। अब चलते हैं आगे, कि अभी बहुत कुछ फाइनल हो जाएगा जब एचओडी सर से हमारी कल मुलाकात होगी, तो उनसे डिस्कस करके आप लोगों के साथ में बहुत कुछ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए फिर हम एक बार रिपीट कर ही देते हैं कि जो लॉन्चिंग इवेंट है, दोस्तों लॉन्चिंग इवेंट के लिए बता दें आपके लिए कि जो 24 तारीख का लॉन्चिंग इवेंट था, 24 फरवरी का, वो कंपनी की तरफ से नहीं था। इंडियन ब्लॉकचेन हॉरिजॉन वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, जो कि पोस्टपेंड हुआ। अब उसके बाद एमएसटी ब्लॉकचेन ने ये डिसाइड किया कि लॉन्चिंग इवेंट हम खुद ही करेंगे। उसके लिए अभी कोई डेट फाइनल नहीं है, लेकिन लॉन्चिंग होना फाइनल हो चुका है कि हाँ अब लॉन्चिंग होने जा रहा है। इसके लिए आप लोगों को उस लॉन्चिंग का क्या बोलेंगे, लॉन्चिंग का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो जहां पर भी होगा उस जगह तक फ्लैट से आने का और जाने का एमएसटी ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से व्यवस्था है। अब एक बात और आती है कि ऐसे कैसे ही चले जाएंगे। अब मेरे घर में तो 10 लोग हैं, मैं तो 10 लोगों को ले जाऊंगा, मौका मिल रहा है। लेकिन नहीं, इसका पार्ट वो लोग बन सकते हैं जो लोग काम कर रहे हैं। अब एमएसटी ब्लॉकचेन के पास में 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। तो क्या उस इवेंट में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे? इस इवेंट का कौन हिस्सा बन सकते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे यह लेबल है, फ्रेंचाइजी है, सब फ्रेंचाइजी है, और डिस्ट्रीब्यूटर है, और आपका यूजर है। क्या इसके लिए फ्रेंचाइजी होना जरूरी है? क्या सब फ्रेंचाइजी होना जरूरी है? या डिस्ट्रीब्यूटर होना जरूरी है? यूजर होना जरूरी है? इनमें से हर व्यक्ति को अवसर मिल रहा है। और जो व्यक्ति अगर सपोज करो आज रजिस्ट्रेशन करता है, तो आज भी उसे वो मौका मिल जाएगा। इसके लिए क्या है, मात्र 5 लाख रुपए का कोई व्यक्ति टर्नओवर करता है, तो उस व्यक्ति को उस इवेंट का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। अब ये 5 लाख का जो टर्नओवर है, वो क्या अपनी पॉकेट का होना चाहिए? नहीं। क्या प्रिंट वाली लाइन लाइन से ही होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए? नहीं। कहाँ से होना चाहिए? पूरे एंटायर ग्रुप से अगर ये टर्नओवर हो जाता है, तो आप उस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, जिसका कि आपके नाम का टिकट आने जाने का बन जाएगा। वीजा पासपोर्ट, सॉरी, वीजा नहीं, पासपोर्ट आप बनवा के तैयार रखिए। हो सकता है कि अगर बाहर गए, तो उस समय अटेंड हम कहाँ से आपके पास में पासपोर्ट होगा, तो
उसे आप बनवा के रखिए। कितने दिन का रहेगा? कम से कम 2 नाइट और 3 डे का रहेगा। वहां स्टे के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए आपको खर्च करना है? नहीं करना। सब वो एकेडमिक की तरफ से है। बट ये इसका टर्नओवर करने का लास्ट डेट कौन सा है? इस टर्नओवर का अभी तक के समय में जो डेट है वो है मई, 5 मई। हो सकता है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, लेकिन अपने दिमाग में अभी 5 मई मान के चलिए। इवेंट कब होगा? 5 मई होगा। उसके बाद में टोटल लिस्ट बनेगी। उस लिस्ट में से उन लोगों की टिकट की जाएंगी। तो इस चीज के लिए लगभग 20 दिन का टाइम चाहिए, 15-20 दिन का। अगर हो सकता है कि कुछ रिलैक्सेशन मिला तो 5-7 दिन और अगर आगे बढ़ गया। तो इसलिए ये इवेंट जून के फर्स्ट में जा सकता है। श्योर नहीं है, बाकी ये मैनेजमेंट बता देगा डेट फेट। लेकिन मेरा एक अनुमान है वो वहां तक जाएगा, क्योंकि इतना अरेंजमेंट करने में इतना टाइम लग सकता है। आपके लिए ये यादगार बनेगा। उससे पहले क्या क्या होगा? इस लॉन्चिंग से पहले जिन लोगों के पास में MST कॉइन आ चुका है, उनका यूज केस तैयार हो रहा है। और ये कभी भी हो सकता है। फर्स्ट वीक में हो जाए, सेकंड वीक में हो जाए, थर्ड वीक में हो जाए, लास्ट वीक में हो जाए। लेकिन हाँ, आपके पास जो कॉइन है उसका यूज केस शुरू हो जाएगा। जब इसका यूज केस शुरू हो जाएगा तो आपके कॉइन बिक जाएंगे। और उस समय से देखना कितनी तेज गति से यहाँ और काम चलेगा। जो लोग 1 यूनिट ले चुके हैं वो भी मल्टीपल करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जाम्पल को समझना है। ये एग्जाम्पल क्या बताएगा कि अगर हमने अब नहीं लिया तो क्या हमारे हाथ से जाएगा। इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा इन एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझना। यहाँ 3 कैटेगरी के लोग हैं। इसमें से मान के चलिए किसी व्यक्ति ने जनवरी में, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है, जनवरी 2025 में किसी व्यक्ति ने यहाँ 1190 रुपए लगा करके 1 यूनिट खरीदा। मैं 1 यूनिट की ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और आज तारीख 28 है। यहाँ किसी व्यक्ति ने 27 में 1 यूनिट खरीदा। 27 तारीख में 1 यूनिट खरीदा। 27 में 1 यूनिट खरीदा। तो अनुमानित कितना खरीदा? 1200, शायद 40, जो भी हो, इतने रुपए में 1 यूनिट या खरीदा। दोनों ने क्या क्या काम किया या कंपेयर करिए। 1 यूनिट खरीदा। अब रिवार्ड दोनों पे आज शुरू हो गया। इस पे 20 आ रहे हैं डेली के। और कितने दिन आए? हर महीने आए। तो 600 कॉइन इसको डेली आए। कितने दिन हो गए इसे? 4 महीने हो गए। कितने हो गए इसके पास? 24 हो गए। यहाँ 2400 हो गए। अब 2400 में से दो जगह हैं। 1200 तो इसके स्टेक पे हैं। और 1200 ये अपने वॉलेट पर ले सकता है, एड्रेस पर ले सकता है। तो मैं तो करंट पोजीशन की बात कर रहा हूं। वो कितना ले सकता है? 1200 ले सकता है। इस व्यक्ति ने कल परचेज किया तो इसके पास कितने कॉइन आ गए? 20 आ गए। इसके क्या है? 10 स्टेक पे हैं। और 10 इसके
रिलीज रिलीज कर सकता है। जरा कंपेयर करो दोनों में क्या अंतर है। और एक व्यक्ति वो है कि यहाँ वो कह रहा है कि साहब मैं आज नहीं, मैं तो एक महीने बाद लूंगा, 27 मई को लूंगा, क्योंकि मैं तो ये देखना चाहता हूं कि ये बिकेगा या नहीं, इसलिए वो इंतजार कर रहा है। और ये वाला जो व्यक्ति है, इसमें से एक तो वो व्यक्ति था, इसने जनवरी में भी देखा था, लेकिन अब समझ में आया, अब खरीदा। और एक व्यक्ति वो है जिसे 27 को ही मालूम पड़ा था और उसने तुरंत लिया। तो अब यह दो व्यक्ति हैं, 27 को मालूम पड़ा था, अब उसकी तो कोई गलती है नहीं है क्योंकि उसे जनवरी में मालूम नहीं था, तो उसका तो दिन यहां से शुरू होता है। लेकिन जिसको जनवरी में ही मालूम पड़ गया था, लेकिन वो इंतजार करता रहा कि अभी नहीं खरीद रहा, और इस चक्कर में उसने 4 महीने गंवा दिए। अब जरा सोचो, फिर मैं बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल है, ये फाइनल नहीं है। अब यह यूज केस शुरू होता है, और यहां 1 रुपए का कॉइन अगर मान के चले, देखिए हो सकता है ये 10 पैसे का भी बिके, 50 पैसे का भी बिके, 1 रुपए का भी बिके, 2 रुपए का भी बिके। ये मार्केट पर डिपेंड करेगा, इसे आप फिक्स मत मान के चलो। लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, अगर आप 1 रुपए का भी रहा तो यह कितना हो गया, इसके पास में कितने आ गए, 1200 रुपये आ गए। कितने दिन में, 4 महीने में। कितने कितने दिए थे इसने, 1190। अब सोचो, जिस व्यक्ति ने कल परचेज किया है, अब उसके साथ में देखिए, इसका भी किस रेट से बिक रहा है, बिकेगा दोनों एक ही रेट से। इसका भी 1 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। इसके पास में कितने आए, मात्र 10 रुपए आए। इसने जो लगाया था वो उसका इसके पॉकेट में आ गया 4 महीने में। और ये वाला व्यक्ति अब शुरू करता है, तो इसकी लाइफ यहां से, वो इसका यहां से शुरू हो रहा है। अब फ्यूचर की बात करते हैं, 19.5 साल इसके पास में भी आएगा, और 19.5 साल इसके पास में भी आएगा। अब दोनों का यहां से बराबर शुरू होगा। लेकिन पहले निर्णय लेने का फायदा यह है कि इसने इतना फायदा एक्स्ट्रा ले लिया। अब एक व्यक्ति आता है, वो ये सोच रहा है कि मैं तो भैया अभी तो नहीं, मैं 27 मई को लूंगा। ले लो 27 मई को, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आज 1224 रुपए का मिल रहा है, हो सकता है 1240 वाला मिल रहा है, आज ये आपको 2400 में मिले या 3600 में मिले, कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी इससे ज्यादा कीमत मिलेगी। और आज इस वाले व्यक्ति को 20 आ रहे हैं, हो सकता है कि उस वाले व्यक्ति को उस समय 13 आए, हो सकता है 11 आए दिल्ली के साथ। तो कंपेयर करो कि लेट होने में हम क्या दे रहे हैं और क्या खो रहे हैं, और क्या मिल रहा है, और जल्दी होने पे, इंस्टेंट तुरंत लेने पे हमको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, ये आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल से बता दिया। तो ये रहता है हमेशा कि जल्दी लेने का फायदा ये मिल जाता है। चलो मैं एक जनरल एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको यहां से, इसी से संबंधित। कि एक 100 एकड़ का बाउंड्री हो चुका है, और ये अलाउंस हो चुका है कि इस जगह पे एक कॉलोनी बन रही है। अब दो लोग हैं, एक तो बहुत आगे की सोच के चलता है, जिसने जनवरी में ही फ्रैक्चर परचेज कर लिया, और एक व्यक्ति 4 महीने बाद सोचता है, और एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं आगे करूंगा। तो अंतर क्या रहेगा इन तीनों में, जो अभी मैं बता के आया था। जो शुरुआत में इस वाले व्यक्ति को मान के चलो 3 लाख का मिला एक प्लॉट,
इस वाले व्यक्ति को 4 का मिला, इस वाले व्यक्ति को 5 का मिला। जैसे जैसे ये लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनको ये कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। इतने इतने लाख के इनको प्लॉट मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे होता जाएगा। अब एक व्यक्ति को अब मालूम पड़ा है, तो क्या वो 3 लाख का ले लेगा? नहीं, क्योंकि अब रेट 8 लाख का हो चुका है इस प्लॉट का, तो वो 8 लाख में ही ले पाएगा। और एक व्यक्ति क्या सोच रहा है कि यार इसके अंदर न तो कोई स्विमिंग पूल है, इसके अंदर न कोई कॉलेज है, न कोई स्कूल है, न पार्क है, अभी तो कुछ भी नहीं है, न मकान बने हैं, तो मैं क्यों आऊं? जैसे एमएसटी के लिए सोच रहे हैं। वो व्यक्ति इंतजार करता है कि इसमें सारा कुछ हो जाएगा, मैं तब परचेज करूंगा। होगा क्या? जगह भर चुकी होंगी सारी, जितने भी नोड हैं वो अधिकतर बिक चुके होंगे। और फिर क्या शुरू होगा? फिर होगा रीसेल। अब ये व्यक्ति देखेगा कि हाँ, या तो यार पब्लिक आ गई, यहाँ तो मकान भी बनना शुरू हो गए, बिकना भी शुरू हो गया, अब ले लेते हैं। तब तक देखा कि होगा क्या। तब तक जो 3 लाख से शुरू हुआ था, अब यहाँ 30 लाख का प्लॉट उस व्यक्ति को मिलेगा, जो ये इंतजार कर रहा था कि सब कुछ हो जाएगा तब मैं वहां करूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल दिया है कि हमेशा जहाँ नहीं होता है वहां निर्णय लेने वाले व्यक्ति तुरंत ले लेते हैं, उनको ये बेनिफिट मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट आज का टाइम हो चुका है, तो मैंने बताया, इस पर आप विचार करना। अब हमारे कोस्ट में से कोई किसी के हो तो विचार तो अपना दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम आज नहीं लेंगे, क्योंकि अभी कुछ लोग आने वाले हैं। हमारे कोस्ट में से भी किसी का कोई विचार नहीं है। चलिए, तो इनसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने हैंड रेस किया है, और अभी नहीं, शुरू से ही। चरणजीत जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं? चरणजीत जी हैंड रेस करके चले गए हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल आज का सेशन ये रहा। रात को 9 बजे भी रहता है, आप उसे भी अटेंड करिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।